नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने वैदिक काल देखा था उसके ऊपर पिछली वीडियो में, जिसका क्रम देखा था हम लोगों ने कि उसमें सारी घटनाएं जितनी थी वैदिक काल से संबंधित वो पूरा समाप्त हो गया। हम लोग देखेंगे आज उत्तर वैदिक काल। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आप जुड़ें और पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो ये शुरू करते हैं। देखिए, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपका उत्तर वैदिक कार्यकाल का समय है। ये क्या है कि वह काल जिसमें अन्य 3 वेद, जैसे ब्राह्मण वेद हैं, 3 मतलब वेद, ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद, वह अन्य वैदिक साहित्य को लिखा गया है आपका, उसमें उत्तर वैदिक काल कहते हैं। जैसे में आप समझिए कि अन्य 3 वेद मतलब कि ऋग्वेद को छोड़ के सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तीनों वेद ब्राह्मण लिखे गए हैं, आरण्यक है, उपनिषद है। यह तीनों आपको वैदिक साहित्य और अन्य वैदिक साहित्य आपका उत्तर वैदिक काल में लिखा हुआ है। और फिर देखेंगे, लिखा है नेक्स्ट कि राज्य का स्वरूप कबीलाई न होकर क्षेत्रीय हो गया था। मतलब ऋग्वैदिक काल में, इसके कहने का तात्पर्य है कि ऋग्वैदिक काल में जो राज्य का स्वरूप था वो कबीलाई था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राज्य का स्वरूप कबीलाई न रहकर ये क्षेत्रीय हो गया था। और इसका कारण क्या था कि लोहे की खोज हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे उनको लोहे की जानकारी, लौह धातु की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। और क्या है कि अनेक जनों का आपस में विलय हो गया था। जैसे पहले जन थे, तो जन मतलब कि राज्य थे, उन अलग अलग राज्यों का आपस में विलय हो गया था। जैसे में उदाहरण के तौर पे भरत जन और पुरु जन, ये दोनों मिला के कुरु जन हो गए थे, कुरु। और क्रीवी और तुर्वस मिलकर पांचाल हो गए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा है। देखिए, फिर अनेक छोटे छोटे जनों का विलय, राष्ट्र शब्द का जन्म हुआ। ठीक है, देखेंगे ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था क्रम, उस क्रम में राष्ट्र देखा था, राष्ट्र हम लिखे थे कि राष्ट्र नहीं था। ठीक, लेकिन जब आएंगे उत्तर वैदिक काल में तो अनेक जो छोटे छोटे जन थे उनका विलय होकर राष्ट्र शब्द का जन्म होता है। सभा व समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया था। जो लिखा है सभा और समिति, जो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है इसमें अथर्ववेद में, तो इनका जो अस्तित्व समाप्त हो गया। कब समाप्त हुआ? उत्तर वैदिक काल में। राज्य को प्रिवी काउंसिल के रूप में कार्य हुआ। जैसे जो राजा है, राजा की प्रिवी काउंसिल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दी एक जो सभा थी। ठीक है, सभा थी, यह क्या करने लगी कि राज्य की प्रिवी काउंसिल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दी थी और सलाहकारी निकाय बन गई थी। ठीक, अगला पॉइंट है कि राजा में देवत्व का निवास, ऐसी भ्रामक बातें फैलाई गई। जैसे कि ब्राह्मणवाद का उदय हुआ, और देखेंगे कि जो जितनी भ्रामक बातें थी, और आप जो मिथक थे, आडंबर थे, और जितनी भी आपकी पूजा से संबंधित, यज्ञ से संबंधित ये सब भ्रामक बातें थी, उत्तर वैदिक काल में इनका प्रबल हुआ, ये मतलब सुदृढ़ हुई। तो इसमें क्या लिखता है कि देवता के प्रतिनिधि के रूप में पूजा किया जाने लगा। राजाओं का जो थे, इनका पूजा देवता के प्रतिनिधि के रूप में किया जाने लगा। राजा ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की। ठीक है, अनेक प्रकार, अभी ऊपर बात किया हूँ मैं यज्ञ की बात, अनेक प्रकार के यज्ञों का मतलब जन्म हुआ। जैसे में कि राजसूय यज्ञ का जन्म हुआ। ये आपका वर्णन इसका शतपथ ब्राह्मण में है। और ये यज्ञ कब करते थे? जब राज सिंहासन पर बैठना होता था राजा को, तो राजसूय यज्ञ करते थे। ठीक, आगे देखेंगे कि बाजपेय यज्ञ है। ठीक, 1 मिनट। बाजपेय यज्ञ दूसरा नंबर है। देवी शक्तियों के आरोपण हेतु इसको किया जाता है। ठीक, और देखिए कुछ पॉइंट यहाँ लिखे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। लिखा है कि राजा प्लस ये जो सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र है, इसमें राजा प्लस राजा के सहयोगी शामिल थे। ठीक है, और इस तंत्र को रत्निन कहते थे। रत्निन, ये इम्पोर्टेंट है। अभी पूछता है, जो शब्दावलियाँ होती हैं उस शब्दावलियाँ में पूछता है कि जो रत्निन है, रत्निन किससे संबंधित है? तो रत्निन राजा की प्रशासनिक तंत्र से संबंधित है। राजा सहित कुल 12 सदस्य होते थे रत्निन में। ठीक है, और रत्निन की नियुक्ति के समय आपका प्रत्येक रत्निन के घर राजा यज्ञ कराता था। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, कथन कारण में दे सकता है। आप लिखा है कि रत्निन के नियुक्ति के समय प्रत्येक रत्निन के घर आपका
यज्ञ राजा करवाता था और रत्निन का जो प्रमुख होता था राजा होता था, राजा के प्रमुख, ठीक। और रत्निन में राजा के प्रमुख सहयोगी शामिल थे। राजा की पटरानी से लेकर राजा के रथवान तक रत्निन थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बातों का। इधर आइए, देखिए जल्दी इधर देखिए, ध्यान दीजिए। रत्निन और रत्निन का प्रमुख कार्य, जो राजा होता था, एक मिनट, तो प्रमुख कार्य के अंतर्गत राजा क्या करता था कि राजा शासन का प्रमुख हो, ठीक। राजा शासन के प्रमुख जो देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था, कहता था कि हम राजा के देवता के प्रतिनिधि हैं। राजा इस मतलब उद्देश्य से काम करता था कि हम देवता हैं, देवता के प्रतिनिधि हैं। महिषी होते थे, महिषी राजा के सबसे प्रमुख अधिकारी होते थे। इसमें रानी शामिल होती थी। जो राजा की सबसे प्रमुख रानी थी वो महिषी रत्निन थी, ये पटरानी कहते थे। युवराज होता था तीसरा, जो आपका रत्निन में युवराज शामिल होता था, यह राजा का उत्तराधिकारी होता था। पुरोहित चौथा नंबर रत्निन, राजा का प्रमुख सलाहकार मंत्री होता था, इसका दूसरा स्थान होता था, समझे आप। देखिएगा, फिर 5वें नंबर पे देखेंगे कि सेनानी आता था, यह प्रमुख सेनापति होता था, ठीक। सबसे प्रमुख सेनापति, सबसे प्रमुख रत्निन किसी को कहते थे तो आपका यह सेनापति होता था, ठीक है। जैसे में अगर क्रम लेंगे, राजा, पटरानी, महिषी और युवराज, फिर उसके बाद आप देखेंगे सबसे प्रमुखों में देखे जाएंगे तो आपका पुरोहित है, और उसके ऊपर आपका ये सेनानी है। फिर सुत आते थे, सुत राजा का रथवान होता था, सुत राजा का रथवान होता था। युद्ध के समय राजा का उत्साहवर्धन का कार्य करता था सुत। फिर आप देखेंगे संग्रहता होता था, तो इसमें संग्रहता जो होता था कोषाध्यक्ष, संग्रहता मतलब संग्रहण करना, तो कोषाध्यक्ष होता था। अगला देखेंगे कि भाग दूत होता था 8वां नंबर, ये राजस्व एकत्रित करता था। ग्रामीणी होता था, रत्निन में एक ग्रामीणी शामिल होता था, यह गांव का मुखिया होता था। अच्छवाप होता था, ये शब्दावलियाँ पूछता है, ये एकदम ध्यान से देखिए, एकदम आके चुपके से। अच्छवाप होता था, पासे के खेल में राजा का प्रमुख सहयोगी होता था। कौन अच्छवाप? पालागल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। पालागल राजा का साथी, विदूषक, ठीक, संदेशवाहक भी होता था। और पासे के वन अधिकारी होता था, पासे का विभाग का अध्यक्ष दूसरा है। ये जो अच्छवाप है, अच्छवाप इसी का लिखा है कि पासे एक विभाग का अध्यक्ष होता था पच्छवाप, ठीक। और ये जो देखें हम लोग, पालागल, ये आपका संदेशवाहक और वन अधिकारी होता था। विदूषक होता था, राजा का साथी होता था। लास्ट 12 नंबर, छत्री, इसे छत्ता कहते थे। राज प्रसादक का रक्षक होता था, द्वारपाल होता था और प्रतिहारी होता था, ठीक। अन्य महत्वपूर्ण रत्न जो थे, में से तक्षण होता था, तक्षण राजा का रथकार होता था, इसे बढ़ई कहते थे। गोवी कीर्तन होता था, गोवी कीर्तन, या गवाध्यक्ष होता था, गायों का अध्यक्ष, ठीक। ये सब उत्तर वैदिक काल का है। ऐसे देखेंगे आपको शब्दावलियाँ मौर्य काल में मिलेंगी, तो ये जो इम्पोर्टेंट है, आप अगर अब देखेंगे ध्यान से तो मौर्य काल में पता चल जाएगा कौन कौन अलग है। देखिए, बाबाता होता था, यह राजा की दूसरी प्रिय रानी बाबाता होती थी, पहली महिषी होती थी। ऊपर देखें, परिवृत्ति, राजा की उपेक्षित रानी प्रवृत्ति कहलाती थी। फिर अस्थपति होता था, सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक, मुख्य न्यायाधीश और प्रश्न जो विनाशक होता था वो अस्थपति कहते थे। सतिपति, 100 गांवों का प्रशासक को सतिपति कहते थे, ठीक। ये रत्निन में शामिल नहीं थे। कौन कौन? सतिपति और अस्थपति, ये रत्निन में शामिल नहीं थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। विरास, एक शब्दावली देखिए यहाँ पे, विरास है, राजा के 8 सहयोगियों को कहा जाता था विरास। सामाजिक जीवन देखते हैं हम लोग, किसका देखेंगे सामाजिक जीवन? तो उत्तर वैदिक काल का। सबसे बड़ा परिवर्तन कि वर्ण व्यवस्था हो गई थी। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी, ठीक। समाज पूर्णतः 4 वर्गों में विभाजित हो गया था, ठीक है। ये 4 वर्गों में समाज में मिश्रित जातियों का प्रादुर्भाव हो गया था। पाणिनि ने इन्हें 2 भागों में बांटा है। जो मिश्रित जातियां हैं, पाणिनि ने उन्हें 2 भागों में बांटा है। पहले को निर्वसित कहा गया है, निर्वसित, दूसरे को अनिर्वसित कहा गया है। निर्वसित मतलब समाज में रहने वाले, और समाज में बाहर रहने वाले को अनिर्वसित कहा जाता था, ठीक है।
दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे उत्तर वैदिक काल में, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम किसे कहते हैं? उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से साथ विवाह करता है, उसे अनुलोम कहते हैं। और प्रतिलोम कहते हैं कि उच्च वर्ण की महिला हो, खूब पैसे वाली, अंबानी जी की लड़की, और निम्न वर्ण का पुरुष हो के साथ विवाह हो जाए तो आपका उससे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई थी, जो कि आपका ऋग्वैदिक काल में अच्छी मानी जाती है। घर में कन्या का जन्म कष्ट का सूचक माने जाने लगा। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ से आपका आडंबर शुरू हो गया। आप देख ही रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति स्त्रियों की हो गई है। विवाह का 2 चरणों, विवाह उत्सव से जो थे वो आपके 2 चरणों में संपन्न होते थे। जैसे एक पाणी ग्रहण होता था और एक सप्तपक्षी होता था। ठीक, सप्तपदी होता था, सॉरी। फिर जो पाणी ग्रहण होता था उसमें वर वधू एक दूसरे का दाहिना हाथ थाम कर शपथ की जीवन के पर्यंत आपसी सहमति का सामंजस्य रहेगा। ठीक है, वर वधू एक दूसरे का दाहिना हाथ पकड़कर मतलब थाम कर जीवन के पर्यंत मतलब आपसी सहमति बनी रहेगी, ऐसा ये कसम खाते हैं। सप्तपदी में क्या होता था? 7 कदम साथ चलकर शपथ लेते थे कि 7 जन्म आपके साथ रहेंगे। ठीक, अब देखिएगा, धर्म ग्रंथों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह हैं। एक प्रजापत्य विवाह होता था, जिसके अंतर्गत वधू का जो पिता होता था, मतलब लड़की का पिता, वधू का पिता कन्या प्रदान कर साथ मिलकर रहने का आदेश देता है। ठीक है, आर्ष विवाह होता था और आपका एक दैव विवाह होता था। ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और आपका 8वां है, यहाँ देखेंगे 50 विवाह। ठीक, तो देखिए इसमें क्या क्या है। जो सबसे सर्वोच्च विवाह माने जाते हैं, ये पहले से चौथा तक माना जाता है। जैसे प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, ये आपके सर्वोच्च विवाह माने जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, गोजा गाजी ज़्यादा हो गया है। 1 मिनट, हाँ, यहाँ देखिए। और यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ, देव विवाह जो होता था वो यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ होता था। और ब्रह्म विवाह सबसे उत्कृष्ट विवाह होता था। ब्रह्म विवाह वेदज्ञ व्यक्ति के साथ होता था। ठीक, अब देखेंगे कि गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है। असुर विवाह वधू का पिता धन लेकर कन्या को बेचता था, इसे असुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह जबरदस्ती विवाह, महाभारत में क्षत्रिय धर्म कहते थे, राक्षस विवाह होता था, जबरदस्ती विवाह। 50 विवाह बलात्कार, शरीर पर अधिकार आदि से हुआ विवाह जो होता था वो 50 विवाह होता था। संस्कारों की संख्या 16 होती है। देखते हैं, संस्कार आ गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। ठीक, पहला संस्कार गर्भाधान है, गर्भवती होने पर। ठीक, अगला देखेंगे दूसरा संस्कार पुंसवन होने पर, गर्भ के तीसरे माह पुत्र प्राप्ति के लिए ये पुंसवन आपका संस्कार होता था। फिर देखेंगे सीमंतोनयन संस्कार होता था, गर्भिणी स्त्री। ठीक है, गर्भिणी स्त्री अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए, गर्भिणी स्त्री को अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए आपका ये सीमंतोनयन संस्कार किया जाता था। चौथा आपका देखिए यहाँ पर लिखा है जातकर्म। जातकर्म जो होता था कि बालक के जन्म के समय दूध, घृत और या शहद, पंचामृत कहते हैं जिसे, चटाया जाता था। सोने के सलाका से इसे चटाते थे। नामकरण 5वां है कि जन्म के 11वें दिन नामकरण होता था, ये आपका 5वां संस्करण है। निष्क्रमण ये 6वां संस्करण है। 12वें दिन पहली बार घर से बाहर बच्चे को निकाला जाता था। अन्नप्राशन होता था, या बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता था तो इसे अन्नप्राशन कहते थे। ये आपका 7वां आपका संस्कार है। 8वां संस्कार चूड़ा कर्म, जड़ुला और लटुरिया, इसे एक ही नाम है। बालक के पहली बार बाल बनाने के लिए, जिसे हमें मुंडन कहते हैं, मुंडन, वही आपका चूड़ा कर्म, जड़ुला या लटुरिया कहते हैं। 6वां आपका होता 8वां के बाद 9वां होता था कर्ण वेधन। वेधन मतलब छेदना। तो बालक के कान में छेद और उसके कान में पहली बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता था, तो ये आपका कर्ण वेधन कहते हैं। 9वां के बाद देखेंगे 10वां आ गया विद्यारंभ। जन्म के 5वें वर्ष विद्या के लिए गुरुकुल में भेजना।
आपका विद्यारंभ कहलाता है। 11वां आपका उपनयन है। ये उपनयन जैसे यज्ञोपवीत कहते हैं। इसमें 3 धागे धारण, ठीक, जिन्हें सत्य, रज, तम का प्रतीक माना जाता है। सत्य, रज, तम, ठीक है। इस संस्कार के बाद बालक को द्विज कहा जाता है। आप देखेंगे अगवा वेदारंभ। वेदारंभ क्या कहता है? गुरु आश्रम में वेद पाठ कराने के समय वेदारंभ होता था। केशांत या गोदान किसे कहते हैं? प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनवाई जाती है, मतलब लड़का जवान हो गया। फिर आपका देखेंगे 14वां आपका समावर्तन या स्नान। गुरुकुल से शिक्षा समाप्त कर घर लौटने से पूर्व गुरु द्वारा जो संपादित किया जाता था आपका, उसे समावर्तन स्नान कहते थे। विवाह होता था, विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम, ठीक। और 16वां संस्कार अंत्येष्टि होता था। मृत्युपरांत आपका संपादित जो होता था वो आपका अंत्येष्टि होता था, ठीक। देखेंगे संस्कार के बाद देखेंगे कि धार्मिक जीवन कैसे थे। तो देवमंडल की कल्पना की गई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। धर्म में तर्क का उदय हो गया था, इम्पोर्टेंट बात है। अब इसमें क्या है कि स्वर्ग व नरक की अवधारणा का जन्म हो गया था। उपनिषद की रचना हो गई थी। दर्शन का प्रादुर्भाव हो गया था। उपनिषद में दर्शन हमारे माने जाते हैं। और मंत्रों पर बल दिया गया था। कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे, ऊपर देख चुके हैं हम लोग। अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन हो गया था, जैसे में राजसूय यज्ञ, राजा के राज सिंहासन ग्रहण करने के समय वाजपेयी यज्ञ, या एक प्रकार का रथ दौड़ जिसमें राजा का रथ सबसे आगे रहता था। दैवी शक्तियों का आरोपण हेतु इसको किया जाता था। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, बहुत प्रचलित है अश्वमेध यज्ञ। इसके बारे में जानते हैं कि यह राज्य विस्तार से संबंधित यज्ञ था, जिसमें क्या क्या होता था देखिएगा। एक घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़ा जिन क्षेत्रों से गुजरता था वह राजा के अधीन होता था। यह यज्ञ 1 साल तक चलता था। इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कितने दिन तक चलता था। 1 साल तक। यज्ञ समापन पर राजा को महाराजाधिराज की उपाधि मिलती थी या धारण करता था। यह यज्ञ राजा के चक्रवर्ती होने के लिए किया जाता था। अगर इस घोड़े को कोई पकड़ लेता था तो उसके साथ कुछ सैनिक चलते रहते थे, उनसे युद्ध होता था और उसको जो राज्य का राजा पकड़ता था, जो राज्य उसका विरोध करता था, उससे लड़ाई होती थी। नोट में क्या लिखा है 2000 के नोट में कि याज्ञिक के साथ पत्नी को होना अनिवार्य था, ठीक। इसमें अश्वमेध यज्ञ में चौथा यज्ञ एक किरीष्ट यज्ञ था। यह अकाल के समय वर्षा हेतु किया जाने वाला आपका यज्ञ था, किरीष्ट यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाने वाला यज्ञ, ये पुत्रेष्टि यज्ञ कहलाता है। अग्निष्टोम में क्या है? इस यज्ञ के दौरान सोमरस से पिया जाता था। अग्निष्टि में पशु बलि की जाती थी। अग्निष्टि में याज्ञिका पुत्र पुत्री के यज्ञ से पूर्व एक, ठीक है। और आपका 1 वर्ष तक सात्विक जीवन या ब्रह्मचर्य जीवन जीना था। ये इसे लाइन काट दीजिए। ये सब एक ही में जो आपका लिखा है, ये सब अग्निष्टोम यज्ञ के अंतर्गत आता है कि यज्ञिका मतलब पति पत्नी को यज्ञ से पूर्व 1 वर्ष तक सात्विक जीवन ब्रह्मचर्य जीना होता था। मतलब पास में रहना तो होता था, लेकिन कुछ करना नहीं होता था। मतलब कि गृहस्थ जीवन नहीं, ब्रह्मचर्य जीवन आपका जीवन यापन करना पड़ता था। पुरुष में यज्ञ क्या है? पुरुष की बलि दी जाती थी, ठीक। पंच महायज्ञ आपका गृहस्थ आश्रम के दौरान पंच महायज्ञ होता था। आप देखेंगे एक ब्रह्म यज्ञ था। ब्रह्म यज्ञ में क्या है? अध्ययन अध्यापन के द्वारा ब्रह्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ब्रह्म यज्ञ था। देव यज्ञ आपका देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना यज्ञ होता था। पितरों के प्रति आपका तर्पण या लिप्त होना। और पुष्प यज्ञ होता था, जो ये कट गया है, 1 मिनट देखते हैं। देखिएगा ये जो यहाँ पे यज्ञ लिखा है ना, ये पितरों वाला जो होता था, इसको रुकिए 1 मिनट, कलर चेंज कर लें। हाँ, ये जो पितरों वाला लिखा है इसे पितृयज्ञ कहते थे, ठीक है। ये पितृयज्ञ होता था, कट गया ना, पितृयज्ञ, ठीक। और जो नीचे उसका लिखा है स्य, तो वो मनुष्य यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ, ठीक है। मनुष्य यज्ञ में क्या होता था
कि अतिथि का सत्कार होता था। अब भूत या नई यज्ञ लिखा है, जो ये आपका लास्ट वाला भूत या नई यज्ञ, या समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये वीडियो 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कुछ यज्ञ होते हैं जो आपका मतलब क्रम मिलाने को दे देता है कि इसमें से इसमें मिलाए, कौन किसके प्रति था समर्पित, तो इम्पोर्टेंट है। आर्थिक जीवन क्या क्या है इसमें, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन में देखेंगे। देखिए आर्थिक जीवन है ना, मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि व पशुपालन था इनका जो मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन था। और उत्तर वैदिक आर्य जो थे लोहे से परिचित थे, ऊपर देख चुके हम लोग, लोहे से परिचित थे। कृष्ण अयस या कृष्ण अयस या श्याम अयस के नाम से, श्याम अयस या कृष्ण अयस का नाम का उल्लेख है लोहे के नाम के, लोहे को कहते थे। तांबे को लोहित अयस कहते थे, लोहित अयस। ठीक, मुद्रा के रूप में प्रयोग शतमान और कृसल या वो पाद। ठीक, शतमान क्या होता था, ब्राह्मणों को दक्षिणा में देना जाना, वह प्रयोग किया था शतमान को। ठीक, और मुद्रा को जो होता था शतमान, कृसल और पाद के रूप में मुद्राएं प्रचलित थीं। शतमान याद रखिएगा कि ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए प्रयोग किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे श्रेणी प्रथा का उल्लेख था। श्रेणी प्रथा इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो श्रेणी में श्रेष्ठी आते थे, गणपति इत्यादि शब्दों का उल्लेख है। देखिए अब वैदिक सभ्यता मृदभांड संस्कृति भी थी। संस्कृति थी 4 प्रकार के मृदभांड प्रचलित हैं आपके, काले मृदभांड, लाल मृदभांड, यहाँ लिखा है काला लाल मृदभांड, और चित्तित धूसर मृदभांड। ठीक, यह आपके उत्तर वैदिक काल यहाँ समाप्त होता है और आता है आपका महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल है। देखिएगा कि महाजनपद काल में क्या होता है। महाजनपद काल और मगध का उत्थान इसी के बाद होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये वीडियो जो महाजनपद काल है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, महाजनपद काल, मगध का उत्थान, ये सब। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।